सकी केजे एकूण झाले अरे एकूण झाले धन्यवाद. एकदा जोरदार टाळ्या उंचावू द्या खासदार राहुलजी गांधी यांच्याकरता. राहुलजी तुम आगे बढ़ो, राहुलजी तुम आगे बढ़ो, राहुलजी तुम आगे बढ़ो. धन्यवाद. कृपया खाली बसून घ्यायचं आहे, राहणार नाही. मी खासदार राहुलजी गांधी साहेब, ॲडव्होकेट केसी पाडवी साहेब, ॲडव्होकेट गोवाल दादा, रमेश चेन्नीथल्लाजी व सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की भगवान बिरसा मुंडा, महामोगी माता व पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या प्रतिमेचं आपण पूजन करायचं आहे. बोला धरती आबा बिरसा मुंडा की. जोरदार आवाज झाला पाहिजे. उद्या जयंती आहे धरती आबाची. बोला धरती आबा बिरसा मुंडा की. बोला तंट्या मामा की. बोला देवमोगरा माता की. बोला धरती आबा बिरसा मुंडा की. बोला देवमोगरा माता की. बोला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, महात्मा फुलेंचा, शाहू महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराज की. छत्रपती शिवाजी महाराज की. बोला बिरसा मुंडांचा. बोला धरती आबा बिरसा मुंडा की. देवमोगरा माता की. तंट्या मामा की. यानंतर काँग्रेस पक्षाचे कार्याध्यक्ष आदरणीय दिलीपजी नाईक साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं प्रास्ताविक करायचं आहे. शांतता ठेवा. काँग्रेस पक्षाचा जोरात. काँग्रेस पक्षाचा राहुलजी गांधी आगे बढ़ो, एको चाले. आज की सभा में उपस्थित हमारे आदरणीय खासदार श्री राहुल जी गांधी, उनके साथ उपस्थित महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश जी चेन्नीथला, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व अधिकृत काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार, केसी पाडवी साहेबांना मी विनंती करतो त्यांनी राहुलजी गांधी यांना फेटा घालून त्यांचा सन्मान करायचा आहे. आपण जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहे. जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहे. जोरात. धन्यवाद सर, हमारा सम्मान आपने स्वीकार किया. धन्यवाद सर. या सभेत उपस्थित सर्व मान्यवरांचं थोडक्यामध्ये या ठिकाणी स्वागताचा समारंभ होणार आहे. मी विनंती करतो की स्वागताचं जे वाचन आहे तुम्ही करा. धन्यवाद नाईक साहेब. यानंतर देशाचे नेते खासदार राहुलजी गांधी साहेब यांचं स्वागत करण्याकरता मी सर्व उमेदवार, त्यामध्ये ॲडव्होकेट केसी पाडवी साहेब, आमदार शिरीष कुमारजी नाईक साहेब, राजेंद्र कुमारजी गावित साहेब, इंजिनियर किरणजी तडवी साहेब, प्रवीणजी चौरे, खासदार गोवालजी पाडवी साहेब, आमदार कुणालजी पाटील साहेब, डॉक्टर सौ समिधाताई यांना देखील विनंती आहे की त्यांनी सर्व उमेदवारांनी राहुलजी गांधी यांचं स्वागत करायचं आहे. मैं राहुल गांधी साहब को
करता हूं विधानसभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवार, कांग्रेस पक्ष के विधानसभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवार आपका सम्मान कर रहे हैं. समीराजी नटावरकर साहेबांचं स्वागत करत आहे. सर, विधानसभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवार आपका सम्मान कर रहे हैं. धन्यवाद सर. पुढं काय? हां. स्वागताचा कार्यक्रम थोडक्यात आटपू. यानंतर खासदार राहुलजी गांधींसोबतच आलेले महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी रमेशजी चेन्नीथल्ला साहेब यांचं स्वागत दिलीपजी नाईक साहेब करत आहेत. रमेशजी चेन्नीथल्ला साहेब महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी यांचं देखील स्वागत. सर्व उमेदवार राहुलजी गांधी यांच्या सोबतच रमेशजी चेन्नीथल्ला साहेब यांचं देखील स्वागत होत आहे. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा. एकच चले, एकच चले, महाविकास आघाडीचा, महाविकास आघाडीचा. राहुल जी तुम आगे बढ़ो, राहुल जी तुम आगे बढ़ो. सर्व विधानसभेचे उमेदवार, 6च्या 6 विधानसभा क्षेत्राचे उमेदवार या ठिकाणी राहुलजी गांधींना भेटत आहेत. राहुलजी गांधी त्यांचा सन्मान करत आहेत, त्याचं हस्तांदोलन करून मग त्यांना शुभेच्छा देत आहेत. धन्यवाद राहुलजी. यानंतर मी नवनिर्वाचित खासदार ॲडव्होकेट गोवालदादा पाडवी यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मार्गदर्शनपर मनोगत व्यक्त करायचं आहे. ॲडव्होकेट गोवालजी पाडवी. गोवालदादा तुम आगे बढ़ो. आज आपण लोकसभाचे विरोधी पक्ष नेते आणि संसदेचे सदस्य व भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुलजी गांधीचे नंदनगरी आणि नंदुरबार में स्वागत करतो. राहुल जी, ये जो पांचों 6 से 6 विधानसभा क्षेत्र से जो लोग आए हैं, उम्मीदवार आए हैं, उनके लोग संख्या, जो जनसंख्या आई है, वो आपके लिए आपकी बात सुनना चाहती है, आपको देखना चाहती है. और गांधी परिवार का प्रेम इन कभी कम होता नहीं है और हमेशा रहेगा. मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, पर आपकी भाषण सुनने के लिए हम सबकी इच्छा है. जसा तुम्ही हुकुमशाहीचे विरुद्ध संविधान वाचवण्याकरिता ती लढा दिली, देशाचे पंतप्रधानांनाही संविधानासमोर झुकावं लागलं, हेच आपलं मोठं यश आहे. आणि मी एक गोष्ट सांगू इच्छितो आपल्याला, राहुलजी, मी युवा सांसद आहे, ते आमचे युवा नेते आहे आणि निश्चितपणे जे ते मला जो आप सलाह देते हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं, उसका पूरी तरह से मैं अनुसरण करता हूँ. राहुल जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि 6 के 6 विधानसभा जरूर चुन के आएंगे, इसी मुझे गारंटी है. मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, दूसरे भी वक्त है, राहुल जी को भी बोलना है, इसलिए मैं इधर ही अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ. एकूच चाले. धन्यवाद. धन्यवाद गोवालदादा. यानंतर माजी मंत्री आदरणीय ॲडव्होकेट के.सी. पाडवी साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे. आज मैं फ्रीडम फाइटर बाल शहीद श्री कुमार के नाम से जाने वाले नंदन नगरी, नंदुरबार जिला, धुले जिला और खानदेश की ओर से लोकसभा नेता विपक्ष कांग्रेस पार्टी के और हमारे सबके आदरणीय नेता राहुल जी गांधी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं. और हमारे महाविकास आघाड़ी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, शिरीष कुमार नाइक,
राजेंद्र कुमार गावित, किरण तड़वी, प्रवीण चौरे और ये अपने शिवपुर के कैंडिडेट, इनके तरफ से भी मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। गांधी परिवार और हमारा नाता, ये सब दुनिया जानती है कि हमारा नाता क्या है। आदिवासी और गांधी फैमिली, इसमें बहुत सारा ये होता है। मैं 9th स्टैंडर्ड में था, राहुल जी साहब, मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तब इंदिरा जी आई थी खानबारा में, तब 12 से 13 लाख लोग वहां पर जुटे हुए थे। 12 से 13 लोग, 12 से 13 लाख लोग। हाँ जी, पब्लिक खानबारा। राजू जी आए तो भी लाखों की तादाद में थे। सोनिया जी गांधी का जो भी राजनीति शुरू हुई, यहाँ से 5 से 6 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। और आज आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कारण से हमारे यहाँ पर आए थे और उसमें आपने मेरे बेटे को एमपी बनाने का वादा किया था और आपने बना दिया और हमने चुनाव जिता दिए। हमारी सबकी दीदी प्रियंका गांधी हमारे इलेक्शन में आई थी, तब भी पब्लिक इतनी बड़ी तादाद में थी कि हमने आज तक का रिकॉर्ड है 1,60,000 से हमारा कैंडिडेट जीत गया और हमारा एमपी 10 साल के बाद हमारे पब्लिक ने उनको चुनाव जिता दिया। ये तो आदिवासी एक बहुत ही रिच कल्चर है, लेकिन जैसे ग्रीक, सुमेरियन, मेसोपोटामियन, ये जो संस्कृति है उसके लेवल की हमारी संस्कृति है, लेकिन दिन ब दिन ये संस्कृति खत्म होने जा रही है। और हमारे यहाँ आज भी, मैंने आपको बताया था, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर जैसे लोग गुजरात और वेस्ट महाराष्ट्र में मजदूरी करने जाते हैं। आज हमारे यहाँ वोटिंग के लिए भी 70 to 80% लोग बाहर गए हुए हैं। वोटिंग को आना मुश्किल है। हम हाई कोर्ट में गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट क्या बताएगी। हमारा एक रिक्वेस्ट है, आप अगर आयोग को एक लेटर लिखते कि जो फैक्ट्री वाले हैं, फैक्ट्री वाले इन मजदूरों को, हमारे लोगों को वोटिंग के दिन यहाँ पर पहुँचा दे और लेकर आना और लेकर जाना, दोनों चीज करे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहाँ जितने भी ये है, यहाँ अगर हमारा महाराष्ट्र में आदिवासी इलाके में अपनी गवर्नमेंट आती है तो 3-4 हजार करोड़ का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे तो ही हमारे लोग यहाँ मजदूरी करेंगे, उनका रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, गोवाल पाड़वी आपके पास डिमांड लेकर आएगा और हमने 3-4 हजार करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट इस एरिया में देना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है, ताकि उससे हमारा रोजगार मिले और हमारा जीना यहाँ आसान हो जाएगा। इसलिए मैं, और अगर देखा जाए आदिवासी का आरक्षण जो है धोखे में, वो आपको बचाना है, आप वो करते ही है। और पैसा भर्ती जो है वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाएंगे तो ही हम लोग यहाँ पर हमारा रोजगार मिलेगा। यही मांग करते हुए गोवाल पाड़वी आपके पास प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, उनको हेल्प करना है। यहाँ जो हमारे बंधुआ मजदूर जैसे हैं, बॉन्डेड लेबर जैसे हैं, इनको यहाँ पर रोजगार देना, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। और ये आदिवासी इलाका है, आदिवासी इलाका में लोग अच्छे लोग हैं, गरीब हैं, उनको रोजगार देना जरूरी है। इसलिए मेरी मांग है, गोवाल पाड़वी आपके पास प्रोजेक्ट लेकर आएगा, उसको आपने हेल्प करना है और हमें यहाँ रोजगार देने के लिए प्रावधान रखे। इतना बोलकर आपका वापस एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय आदिवासी, जय भारत। धन्यवाद पाड़वी साहब। चन्नीथला साहब से मैं विनती करूंगा, 1957 में पहले कांग्रेस खासदार जो हुए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
उनकी नाती यहाँ पर अभी प्रवेश करेंगे आपके हाथों से। संविधान नटावतकर पुढे या। चल द्या। काँग्रेस पक्षाचा कांग्रेस पक्षाचा मैं देश के आदरणीय नेता श्री राहुल जी गांधी साहब, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभा को संबोधन करें। काँग्रेस पक्षाचा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत। इकडच्यांनी बसून घ्यायचं आहे, तिकडच्यांनी बसून घ्यायचं आहे। रमेश चेन्नीथाला जी, पाडवी जी, दिलीप नायक जी, बापू चावरे जी, प्रतिभा जी, हमारे कैंडिडेट्स केसी पाडवी जी, पाटिल जी, श्रीश नायक जी, किरण ताडवी जी, प्रवीण बापू चावड़े जी, राजेंद्र गावित जी, बुधिया पवार जी, स्टेज पे इंडिया अलायंस के नेता भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, अलायंस बब्बर शेर, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर, ये जो लड़ाई है ये विचारधारा की लड़ाई है। चुनाव हो रहा है मगर दो विचारधाराओं की, दो सोच की टक्कर है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है, इंडिया गठबंधन कहता है कि देश को संविधान के माध्यम से चलाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान को पब्लिक मीटिंग में दिखाता हूं और संविधान खाली है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आदिवासी भाई और बहन इस बात को सबसे अच्छा समझेंगे। आज हमने यहां बिरसा मुंडा जी, भैया थोड़ा सामने से हटिए, थोड़ा सामने से हटिए। ये आज हमने इनके सामने, बिरसा मुंडा जी के सामने हाथ जोड़े, मत्था टेका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिरसा मुंडा जी की सोच इसमें नहीं है? तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यह संविधान खाली है, खोखला है, इसमें कुछ नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी को समझाना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री जी आप अच्छी तरह सुनिए।
क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये संविधान खोखला नहीं है। इस संविधान में हजारों साल की सोच, बिरसा मुंडा जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, फूले जी की सोच, अंबेडकर जी की सोच, गांधी जी की सोच सब भरी हुई है। ये हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी जी, ये खोखला नहीं है। इसके अंदर हिंदुस्तान का ज्ञान, हिंदुस्तान की आत्मा है। और जब आप इसे खोखला कहते हो तो आप हिंदुस्तान, बिरसा मुंडा जी, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब का अपमान करते हो। लड़ाई भाइयों और बहनों इसको बचाने की है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नाम दिया गया है। आपको संविधान में आदिवासी नाम दिया गया है। इस संविधान में आप कहीं भी पढ़ लो, इस संविधान में आपको वनवासी नहीं कहा जाता है, आपको आदिवासी कहा जाता है। मगर आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपको वनवासी कहते हैं। इन दो शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। इस संविधान में बिरसा मुंडा जी ने जो त्याग किया, जो शहीद हुए, उनके शब्द हैं। इसीलिए इस संविधान में आपको आदिवासी नाम दिया गया है। आदिवासी नाम का मतलब समझिए। आदिवासी नाम का मतलब हिंदुस्तान के पहले निवासी, हिंदुस्तान के पहले मालिक। मतलब ये जो जल है, ये जो जंगल है, ये जो जमीन है, उसका पहला अधिकार आदिवासियों का है। ये बात, इसके लिए बिरसा मुंडा जी लड़े थे कि जमीन हमारी, जल हमारा, जंगल हमारा, और जल, जमीन और जंगल का फायदा हमें नहीं मिल रहा। इसीलिए शहीद हुए। वो अंग्रेजों से लड़े। आज वही सोच लेकर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी घूम रही। वो कहते हैं आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो। वनवासी का मतलब आपको ना जल पर, ना जंगल पर, ना जमीन पर अधिकार होना चाहिए। वो आपसे अधिकार छीनते हैं। आपको कहते हैं आप वनवासी हो, और फिर पूरे देश में जंगल काटने का काम करते हैं, आपकी जमीन छीनने का काम करते हैं। पैसा कानून कौन लाया? जमीन अधिकरण बिल कौन लाया? न्यामगिरी में कौन लड़ा? कांग्रेस पार्टी लड़ी, इंडिया गठबंधन के लोग लड़े। जमीन अधिकरण बिल से आपकी जमीन की रक्षा, पैसा कानून से, ट्राइबल राइट्स एक्ट से जंगल, जल, जमीन का अधिकार आपको। यह काम हमने किए हैं। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है, काम शुरू कर देते हैं। आपकी जमीन छीनते हैं, अरबपतियों को पकड़ा देते हैं, आपका जल ले जाते हैं, आपका जंगल ले जाते हैं, और आपको कहते हैं भैया आप वनवासी हो। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप वनवासी हो,
आस्ते 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 सब जंगल जा रहा है। 10, 15, 20 साल में हिंदुस्तान में बहुत कम जंगल बचेगा, तो फिर आप कहां के रहोगे? अगर जंगल ही नहीं रहा तो वनवासी कहां जाएंगे? आप दूसरे प्रदेशों में जाओगे, मजदूरी करोगे। वनवासी का मतलब आपके बच्चों को शिक्षा ना मिले। वनवासी का मतलब आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर ना बने, अपना बिजनेस ना चालू करें। वनवासी का मतलब आपके बच्चे पायलट ना बने। आदिवासी का मतलब आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, आपके बच्चे बिजनेस चलाएं, सरकार चलाएं। यह है फर्क आदिवासी वनवासी में। अब दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, और इस बात को आप दिल में रखिए। हिंदुस्तान में आदिवासियों की 8% आबादी है। अगर आप 100 लोग चुनो तो 800 में से आदिवासी है। सही बात? तो मैंने पता लगाया, आबादी 8%। तो मैंने पता लगाया, ठीक है भैया, अगर 8% आबादी है तो भागीदारी कितनी होनी चाहिए? अगर 8% आबादी तो कितनी भागीदारी? 8% होनी चाहिए। सही है गलत? सही है ना? बराबर है ना? अगर 100 में से 8 आप हो तो फिर भागीदारी भी होनी चाहिए 8 की। तो मैंने पता लगाया, मैंने कहा देखो भाई, पता लगाते हैं। हिंदुस्तान की सरकार में आदिवासियों की कितनी भागीदारी है? 90 अफसर हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। 90 अफसर हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। जो आप जीएसटी का पैसा देते हो, रोज देते हो, वो पैसा दिल्ली की सरकार को जाता है, उसको 90 अफसर बांटते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर दिल्ली की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो उसमें से आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? बताइए, बताइए, बताइए। शांत हो गए आप? यह आपको मालूम होना चाहिए, यह सच्चाई आपको मालूम होनी चाहिए। भाइयों और बहनों, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। मतलब आपकी भागीदारी 100 में से 8%, आपकी आबादी 100 में से 8, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। 90 में से सिर्फ एक अफसर आदिवासी है और उस अफसर को पीछे कोने में बैठा रखा है, उसको काम नहीं देते। बड़ी मिनिस्ट्री उसके हाथ में नहीं है। उसको कहते हैं आप आदिवासी हो, आप पीछे बैठो। आप वनवासी हो, आप पीछे बैठो। यह बदलना है। बदलने का तरीका जाति जनगणना, कि सबको पता लग जाए कि सचमुच में आदिवासियों की कितनी भागीदारी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मीडिया देखते हो ना? देखते हो मीडिया? ये बड़े बड़े टीवी वाले एंकर हैं, इसमें से मुझे एक आदिवासी का नाम बता दो। एक आदिवासी का नाम बता दो, एक दलित का नाम बता दो, एक पिछड़े वर्ग का नाम बता दो। नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में, अदानी की कंपनी में, अंबानी की कंपनी में, मुझे एक आदिवासी नाम बता दो। नहीं मिलेगा। मजदूरों की लिस्ट निकालो, मनरेगा की लिस्ट निकालो,
आदिवासी उसमें भरे हुए हैं। ये इमारतें आप बनाते हो, सड़कें आप बनाते हो, खून पसीना आप देते हो, मगर हिंदुस्तान में आपको भागीदारी नहीं मिलती है। यह सच्चाई है, इस सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मेरा लक्ष्य है कि आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़े वर्ग को हिंदुस्तान में भागीदारी मिले, हिंदुस्तान में पावर मिले, सरकारों में जगह मिले, बिजनेस में जगह मिले। यह फर्क है आदिवासी में, वनवासी में। महाराष्ट्र की थोड़ी सी बात करता हूं आपको। हमारी सरकार आएगी तो हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों को कर्जा माफ करके दिया है। 1 लाख करोड़ रुपए धारावी की जमीन नरेंद्र मोदी की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार अदानी को पकड़ा रही है। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन दे रही है। आदिवासियों को क्या दिया, दलितों को क्या दिया, पिछड़ों को क्या दिया, किसानों को क्या दिया, मजदूरों को क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया? कुछ नहीं। इसलिए हमने मन बना लिया, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अरबपतियों को देगा, जितना कर्जा माफ वो उनका करेगा, हम आपका करेंगे। तो सबसे पहला काम, महालक्ष्मी योजना, अच्छी तरह सुनिए। ये आदिवासी बहनें जो आई हैं, आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 1 तारीख को खटाखट 3,000 रुपए अंदर आप जगेंगी, बैंक अकाउंट में देखेंगी। और महाराष्ट्र की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ने सुबह ही आपके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए डाल दिए होंगे। उसके बाद आप कहेंगी चलो मार्केट जाती हैं, चलो मार्केट चलें। आप जब बस में मार्केट जाएंगी, आपको पता लगेगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए बस का टिकट फ्री में कर दिया है। आप बैठेंगी, कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा, आप बिना पैसे दिए बैंक जाएंगी, 3,000 रुपए बैंक अकाउंट से निकालेंगी और वापस आ जाएंगी। और जब भी आपको बस की जरूरत पड़ेगी, महाराष्ट्र में आपको कहीं भी जाना हो, महाराष्ट्र की महिलाओं से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। अब किसान कहेंगे, राहुल जी आपने महिलाओं को 3,000 रुपए दे दिए, इंडिया गठबंधन की सरकार ने महिलाओं को 3,000 रुपए दे दिए, हर महीने जनवरी, फरवरी, मार्च महिलाओं के बैंक अकाउंट में आ जाता है, फ्री में बस में घूमती हैं, हमारा क्या होगा? सब किसान कहेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, 3 लाख रुपए तक का कर्जा आपका माफ होगा। और जब आप धान, सोयाबीन, कपास बेचोगे तो आपको सही दाम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस पार्टी की, इंडिया गठबंधन की सरकार देगी। जाति जनगणना की मैंने बात कर दी। हम महाराष्ट्र में जाति जनगणना कराएंगे और पता लगाएंगे कि आदिवासियों की कितनी भागीदारी है संस्थाओं में, सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में। आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। पार्लियामेंट में मैंने कह दिया है, लोकसभा में नरेंद्र मोदी के सामने, कांग्रेस पार्टी की सरकार जाति जनगणना करेगी और ये जो 50% का आपने रिजर्वेशन पे दीवार लगा रखी है, इसको हम तोड़ के उड़ा के फेंक देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से आगे ले जाएंगे। लोकसभा में मैंने बोला है, ये वायदा
मैं आपसे कर रहा हूं। जाति जनगणना और 50% की दीवार कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में तोड़ेगी, महाराष्ट्र की सरकार यहां तोड़ेगी। जाति जनगणना हम करके दिखाएंगे। सबसे ज्यादा कष्ट गरीबों को इलाज से होता है। गरीब किसान को दिल का ऑपरेशन करना हो, पेट का ऑपरेशन करना हो, किसी को कैंसर हो जाता है, कैंसर का इलाज करना होता है, तो गरीब किसान कर्ज में डूब जाता है, आत्महत्या कर लेता है। इसलिए आपकी नई सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, महाराष्ट्र में सबको 25 लाख रुपए तक का बीमा देने जा रही है। दिल का दौरा पड़े, कैंसर हो, किडनी की बीमारी हो, लिवर की बीमारी हो, पेट की बीमारी हो, आप अस्पताल जाओगे, 25 लाख रुपए तक का इलाज आप मुफ्त में करवाओगे। और युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए प्रति महीना, जब तक वो रोजगार पा लेंगे। और 2.5 लाख सरकारी रोजगार जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार नहीं दे रही, वो हम आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के, गरीब जनरल कास्ट के लोगों के हवाले कर देंगे। महाराष्ट्र की सरकार आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो महाराष्ट्र को रोजगार देने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनको दूसरे प्रदेशों में भेजती है और आपके लोग मजदूरी दूसरे प्रदेशों में जाके करते हैं। उदाहरण देता हूं, वेदांता और फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर प्लांट, जिससे महाराष्ट्र के युवाओं को 10,000 रोजगार मिलते, 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्लांट है, यह उन्होंने महाराष्ट्र से छीनकर गुजरात भेज दिया। टाटा एयरबस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 10,000 रोजगार, 1.8 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, यह महाराष्ट्र की सरकार ने गुजरात भेज दिया। आईफोन बनाने का प्लांट, 2 लाख करोड़ रुपए का प्लांट, 75,000 युवाओं को रोजगार मिलता, यह उन्होंने महाराष्ट्र से छीनकर गुजरात भिजवा दिया। ड्रग पार्क, 80,000 लोगों को रोजगार मिलता, छीन के गुजरात पहुंचा दिया। गेल पेट्रोकेमिकल प्लांट प्रोजेक्ट, 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 21,000 युवाओं को रोजगार मिलता, यह उन्होंने आपसे छीन के दूसरे प्रदेश में भिजवा दिया। अगर हम सब रोजगार मिला दें तो महाराष्ट्र से बीजेपी की सरकार ने 5 लाख रोजगार छीनकर दूसरे प्रदेशों में भिजवा दिए हैं। इसीलिए आपको यहां रोजगार नहीं मिलता है, इसीलिए यहां आपको बेरोजगार बना दिया गया है। यह काम इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में रहेंगे, गुजरात के प्रोजेक्ट्स गुजरात में रहेंगे। हम ये नहीं चाहते कि आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स यहां से छीनकर दूसरे प्रदेशों में भेजे जाएं और आदिवासी युवा जाकर बंधुआ मजदूर बने गुजरात में, दूसरे प्रदेशों में। हम चाहते हैं कि आपको महाराष्ट्र में रोजगार मिले, सही रोजगार मिले, इज्जत का रोजगार मिले। इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए हम यहां अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं। याद रखिए, मेन लड़ाई, सच्ची लड़ाई संविधान की है। आपको जो भी मिला, जमीन, जल, जंगल, शिक्षा, स्वास्थ्य,
रोजगार जो भी मिलता है, मनरेगा, भोजन का अधिकार, ये सब इस किताब ने दिए हैं। और इस किताब के अंदर पवित्र सोच है, बिरसा मुंडा जी की सोच है, महात्मा गांधी की सोच है, अंबेडकर जी की सोच है, बुद्ध भगवान की सोच है। और जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह संविधान खोखला है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो वो बिरसा मुंडा जी का अपमान करते हैं, बुद्ध भगवान का अपमान करते हैं, महात्मा गांधी, अंबेडकर जी का अपमान करते हैं, फूले जी का अपमान करते हैं। भाइयों और बहनों, आरएसएस इसके खिलाफ है, बीजेपी इसके खिलाफ है, इसलिए वो आपको वनवासी कहते हैं, इसलिए वो आपकी जमीन छीनते हैं, इसलिए जल जंगल जमीन का फायदा आपको नहीं देते। हम इसकी रक्षा करते हैं और रक्षा करते जाएंगे। आपको आपका अधिकार हम आपको दिलवाएंगे, क्योंकि आप आदिवासी हो। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। दूर दूर से आप आए, कष्ट उठाया, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। काँग्रेस पक्षाचा एकच चाले, केड आखे आवे नाय। धन्यवाद राहुल जी। बदल डालो ऐसी सरकार, बदल डालो ऐसी सरकार। बहुत हुई जुल्मों की मार, महाविकास आघाडी उमेदवारांचा यार अब देश बचाना है, यार अब देश बचाना है, फिर से कांग्रेस